हेलो स्टूडेंट्स, आज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लॉ एंड इंजीनियरिंग में हम अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो इस लेक्चर नंबर 3 में हम दो टॉपिक कवर करेंगे आज। एक एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम फर्स्ट टॉपिक पहले ले लेते हैं अपना एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। The Constitution of India came into force on 26 January 1950. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 को हमारे इंडिया में एनफोर्स हो गया था, मींस इम्प्लीमेंट हो गया था। और इसके इम्प्लीमेंट होने के साथ ही जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो प्रोविजनल पार्लियामेंट में चेंज हो गई थी, है ना। तो जैसे हमने पीछे लेक्चर में डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, बनाने के लिए फॉर्म किया गया था। तो जब 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हो गया तो अब इस असेंबली की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो इस असेंबली को प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है। और हमारे इंडिया के अंदर जो है जो फर्स्ट इलेक्शन हुए थे वो 1952 में हुए थे, या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट पार्लियामेंट फॉर्म हुआ था बाय इलेक्शन, है ना, जिसमें लोगों ने वोट डाला था और लोगों ने अपना पार्लियामेंट, अपनी गवर्नमेंट को चूज किया था, वो 1952 में हुआ था। तो जनरल इलेक्शन जो हुए थे फर्स्ट वो 1951 से स्टार्ट हुए थे, और पार्लियामेंट जो फॉर्म हुआ था क्योंकि कई स्टेजेस में हुआ था तो टाइम बहुत ज्यादा लगा, 1952 में वो कंप्लीट हुआ और तब जाके हमारा जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का पार्लियामेंट फॉर्म हुआ। नहीं तो उससे पहले 26 जनवरी 1950 से पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें जितने मेंबर थे उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया गया था, मींस प्रोविजनल पार्लियामेंट बना दिया गया था। ठीक है। 26 जनवरी जो डेट है उसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। इस दिन को क्यों चूज किया गया था, है ना, क्वेश्चन ये जनरली पूछ सकते हैं कि इसी दिन को क्यों चूज किया गया हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इस दिन की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ये है कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया गया था और हमारा जो ट्राई कलर फ्लैग है, तिरंगा है, उसको फहराया गया था, है ना, पूर्ण स्वराज डे। तो इस डेट की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को देखते हुए 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इम्प्लीमेंट किया गया था। इसके जो कुछ प्रोविजन थे, है ना, कुछ प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थे या कुछ आर्टिकल्स जो थे, जैसे आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 है, 367, 379, 380, 392, 393, ये जो कुछ आर्टिकल्स थे इनको नवंबर 26, 1949 को ही इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, क्योंकि जनरली ये जो हमारे आर्टिकल थे ये इंडियन सिटीजनशिप के को लेकर थे, इलेक्शंस के लिए थे, या प्रोविजनल पार्लियामेंट जैसे अभी हमने डिस्कस किया, है ना, या जो शॉर्ट टाइटल्स थे उनको लेके थे। ठीक है। तो इनको जल्दी इम्प्लीमेंट करना जरूरी था, इसलिए 26 नवंबर 1949 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया या एक्सेप्ट किया गया, है ना, इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, तो ये वाले जो आर्टिकल्स हैं इनको उसी दिन इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। बाकी का जो हमारे रिमेनिंग प्रोविजन थे कॉन्स्टिट्यूशन के, मींस जो मेजर पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको 26 जनवरी को इम्प्लीमेंट किया गया और इसी दिन को हम रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद जब 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया, तो जो अभी हमने पीछे लेक्चर में दो एक्ट पढ़े थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, क्योंकि अब इन दोनों एक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं थी तो इन दोनों एक्ट को रिपील्ड कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, खत्म कर दिया। ठीक है। तो हम सिंपल वे में बोल सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो एनफोर्समेंट है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो जनरली दो स्टेजेस में हुआ। एक 26 नवंबर 1949 को, तो उसमें कुछ आर्टिकल्स को एनफोर्स कर दिया गया, और बाकी जो मेजर पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो 26 जनवरी 1950 को। सेकंड टॉपिक है हमारा सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
The Constitution of India is a unique constitution. It is the largest written democratic constitution of the world. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कई बातों में यूनिक है, तो अभी हम सेलिएंट फीचर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। किसी भी वर्किंग डेमोक्रेसी के से अगर हम कंपेयर करें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लार्जेस्ट है ना, लेंथियस्ट है। बहुत सारे इसमें अगर हम बुक की शेप में इसको देखें तो इसमें बहुत सारे पेजेस हैं, बहुत बड़ा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ये मिक्सचर है फेडरलिज्म का और यूनिटेरियनिज्म का। ठीक है, ये दोनों टर्म क्या होती है अभी आगे डिस्कस कर लेंगे हम, इसमें आ जाएगा। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल भी है और बहुत ज्यादा रिजिड भी है, दोनों ही केसेस हैं। तो वन बाय वन हम क्या कर लेते हैं, इसमें इसके सेलिएंट फीचर हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना, देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। पहला इसमें रिटन एंड डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी तरह से रिटन है, कोई भी इसमें एक भी लाइन जो है, एक भी वर्ड जो है वो वर्बल कहीं नहीं है। जो भी लिखा हुआ है वो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में है। जितने भी रूल एंड रेगुलेशन, प्रोविजन, आर्टिकल्स हैं वो सब रिटन फॉर्म में आपको मिलेंगे, एक बुक की फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, जितने भी प्रोविजन है, जितने भी आर्टिकल्स हैं, सबको डिटेल में लिखा गया है और फुली डिबेटेड है। फुली डिबेटेड का मतलब यह है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एडॉप्ट या एक्सेप्ट होने वाला था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के सामने इस कॉन्स्टिट्यूशन को रीड किया गया, एक एक लाइन इसकी रीड की गई। और अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को उस टाइम पे ये लगा कि नहीं, इस लाइन में कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है या इस पर डिबेट हो सकती है, तो वो डिबेट करने के बाद ही उस लाइन को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड किया गया। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 395 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, 22 पार्ट्स हैं, 22 पार्ट्स के अंदर फिर 12 शेड्यूल्स हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अभी तक 104 टाइम, 104 बार जो है इसमें अमेंडमेंट चेंजेस हो चुके हैं। ठीक है, अगर इसको हम अदर कंट्री से कंपेयर करें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, तो जैसे यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सिर्फ 7 आर्टिकल है और जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सिर्फ 89 आर्टिकल्स हैं। सेल्फ मेड एंड इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। सेल्फ मेड का मतलब है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरह से इंडियन लोगों के द्वारा बनाया और इनेक्ट किया गया है। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, तो बेसिकली उसमें सारे के सारे जो थे इंडियंस थे, तो ये हमारे द्वारा ही बनाया गया है। क्लियर, सेल्फ मेड है, हमने किसी कंट्री की हेल्प नहीं ली इसको बनाने में। नेक्स्ट है प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल जो होता है वो जनरली क्या होता है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी को डिस्क्राइब करता है, बताता है। ठीक है, प्रेम्बल एक तरह से इंट्रोडक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह का है। तो ये प्रेम्बल वर्ड यूज किया गया है। प्रेम्बल का मतलब प्रस्तावना भी होता है ना, और प्रेम्बल जो है वो फिलॉसफी को बताता है। तो इसको प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हम डिटेल में आगे आने वाले लेक्चर्स में इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं कुछ आपको इसके वर्ड बता देता हूँ जो जो प्रेम्बल में आते हैं, तो एक एक वर्ड को हम क्या करेंगे आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, ये जितने भी वर्ड हैं ये सब प्रेम्बल में लिखे हुए हैं। इनको हम क्या करेंगे, वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे, आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक स्टेट। तो हमारा इंडिया जो है, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट है उसको हम लोग चुनते हैं, है ना। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, लोगों के द्वारा शासन। अब हमारे द्वारा कैसे शासन है कि हम अपनी गवर्नमेंट को चुनते हैं, हम वोट डालते हैं, हम अपनी गवर्नमेंट को चुनते हैं, हम अपने लीडर्स चुनते हैं, और वो फिर पार्लियामेंट में बैठ के क्या कहते हैं, स्टेट के अंदर जो इंडिया के अंदर या स्टेट के अंदर जो भी सिस्टम को चलाना होता है उसको रन कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इंडिया है, अगर
पूरी कंट्री को हम लेते हैं एक साथ, तो हमारे इंडिया का, हमारी कंट्री का कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है ना, कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है, लेकिन हमारे इंडिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, वो किसी भी रिलीजन को मान सकते हैं, किसी भी गॉड की पूजा कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे इंडिया का अगर देखें ओवरऑल, तो कोई रिलीजन नहीं है, कोई धर्म नहीं है, लेकिन इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, मान सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इंडिया इज अ सोशलिस्ट स्टेट। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे प्रेम्बल में वर्ड टर्म यूज की गई है, सेकुलर, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, है ना। तो सोशलिस्ट का मतलब ये है कि इंडिया इज कमिटेड टू सिक्योर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस फॉर इट्स एंटायर पीपल। जितने भी लोग हैं इंडिया के, उनका सोशल डेवलपमेंट हो, उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो मतलब सबके पास वेल्थ बराबर हो, इंडिया के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उन पर सबका अधिकार हो, है ना। तो हमारा जो इंडिया है वो एक सोशलिस्ट कंट्री है। इंडिया इज अ रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार, लोगों के द्वारा किया जाने वाला शासन। हिंदी में बिल्कुल मैं आपको लेमन टर्म में समझाऊं, तो अब इंडिया के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हो गया तो ये कहा गया इंडिया हमारा रिपब्लिक है। इसका मतलब ये हुआ बहुत सिंपल कि अब इंडिया के अंदर कोई राजा नहीं होगा। जैसे पहले किंग हुआ करते थे ना, राजा महाराजा हुआ करते थे, राजा का बेटा राजा बन गया आगे चल के, तो अब राजा जो है वो रूल नहीं करेगा। अब रूल कौन करेगा, जिसको लोग चुनेंगे, लोग वोट देके अपने लीडर को चुनेंगे। तो इसलिए कहा गया इंडिया इज अ रिपब्लिक। नेक्स्ट, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो जो हमारा आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 में बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। हमारा जो भारत या हमारा जो इंडिया है वो डिफरेंट स्टेट को मिला के एक यूनियन बनाया गया, एक यूनिट बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ फेडरलिज्म एंड यूनिटेरियनिज्म। ठीक, फेडरलिज्म का मतलब होता है जहां पर पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। फेडरल सिस्टम के अंदर जो भी पावर होती हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे हम अपने इंडिया के अंदर ही देखें तो हमारे इंडिया के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पास कुछ पावर्स हैं और ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ पावर्स हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है अपने स्टेट को चलाने के लिए, ठीक है। और यूनिटेरियनिज्म का मतलब ये होता है कि जहां पे सिंगल पावर होती है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जाता है। तो जैसे स्टेट का हमने एग्जांपल लिया, स्टेट के अंदर क्या है हमारा, एक तरह से मिक्सचर है ना। स्टेट के अंदर जो पावर है वो चीफ मिनिस्टर के पास है ना। और अलग अलग यूनिट मिलके, अलग अलग स्टेट मिलके क्या बना रहे हैं, फेडरल सिस्टम बना रहे हैं, ठीक। तो फेडरलिज्म का एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो इसका एक एग्जांपल है जैसे यूएसए है, और यूनिटेरियनिज्म का एग्जांपल है जैसे ग्रेट ब्रिटेन है ना। तो ब्रिटेन के अंदर क्या है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है, और वहां पे जो है क्या कहते हैं, यूएसए के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा रीजनल गवर्नमेंट भी है, ठीक है। मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफी रिजिड है और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है काफी फ्लेक्सिबल है। अब इसको समझ लेते हैं कैसे। ऐसा नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी हम चेंज कर सकते हैं, है ना, उस केस में ये रिजिड है। लेकिन जब ये कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया गया होगा, बनाया गया होगा, तो इस बात की भी चर्चा हुई होगी कि 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, है ना। और जैसे जैसे आगे समय बीतता जाएगा तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है क्या वो आने वाले समय के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए वो बातें, वो प्रोविजन, वो आर्टिकल सही होंगे, है ना। तो उसके लिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी डाली गई। फ्लेक्सिबिलिटी क्या डाली गई, जो एक आर्टिकल अलग से लिखा गया इसमें 368, आर्टिकल 368 जो है वो ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम टू टाइम चेंज किए जा सकते हैं, अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होगी, उसके लिए कंडीशन ये होगी कि
जो भी अमेंडमेंट होगा, जो भी चेंज हो सकता है, वो बिल लोकसभा में पास होना चाहिए, वो राज्यसभा में पास होना चाहिए, और दोनों ही जगह 2/3 मेजोरिटी के साथ पास होना चाहिए। ठीक है। और रिजिडिटी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई स्टेट वाला मैटर है ना, तो लोकसभा राज्यसभा में सेंट्रल गवर्नमेंट तो पास करेगी, साथ में उसको स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजा जाएगा। स्टेट लेजिस्लेचर में वो 50% वोट से पास होना चाहिए, कभी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हो सकता है, अदरवाइज उसमें अमेंडमेंट नहीं होगा। ठीक है। बायकैमरल यूनियन पार्लियामेंट का मतलब है, बायकैमरल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बायकैमरल मींस जिसमें 2 हाउसेज होते हैं। ठीक है, 2 हाउसेज। तो हमारे पार्लियामेंट में भी 2 हाउसेज हैं, एक है हमारा लोकसभा, एक है हमारा राज्यसभा। लोकसभा के अंदर हमारे 552 मेंबर्स हैं, राज्यसभा के अंदर हमारे 250 मेंबर्स हैं। ठीक है। लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनकी एज मिनिमम होती है 25 ईयर्स, और जो राज्यसभा के मेंबर हैं उनकी एज होती है मिनिमम 30 ईयर्स। ठीक है। तो जब हम आगे चल के अभी पार्लियामेंट्री सिस्टम डिटेल में पढ़ेंगे सेकंड यूनिट में, तो वहां पे ये सारी चीजें फिर से आएंगी। क्लियर। तो बायकैमरल यूनियन पार्लियामेंट हो गया। पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब ये है, जैसे अभी हमने बायकैमरल यूनियन पार्लियामेंट पढ़ा, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है सेंटर में एज वेल एज हर एक स्टेट के अंदर। ठीक। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। ठीक। और जो यूनियन काउंसिल के मिनिस्टर होते हैं उसके प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। ठीक है। तो जनरली जो भी हमारे इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव है, जो मेन काम करना होता है वो पार्लियामेंट को करना होता है ना। और लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे हेड है, तो जो भी रूल रेगुलेशन बनेंगे, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना होगा, है ना, उसके ऊपर प्रेसिडेंट के साइन करने पड़ेंगे। प्रेसिडेंट से जब वो पास हो जाएगा बिल, तभी वो आगे चल के रूल बन सकता है या अमेंडमेंट हो सकता है। नेक्स्ट है एडल्ट सफ्रेज। एडल्ट सफ्रेज का मतलब ये है राइट टू वोट, कि हमारे इंडिया के अंदर कोई भी मैन, कोई भी वुमेन, है ना, कोई भी जो है 18 साल की एज को गेन कर लेता है, उसके पास वोट डालने का अधिकार आ जाता है। इसको एडल्ट सफ्रेज बोलते हैं। बस वो, लेकिन कंडीशन, छोटी सी कंडीशन है, वो ये है कि वोट तभी डाल सकता है जब उसका नाम वोटर लिस्ट में आ जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया है, और ये फंडामेंटल ड्यूटी जो है आर्टिकल 51A में लिखी गई है। तो इस टॉपिक को भी हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिलेबस में अगर हम देखें तो इस टॉपिक को अलग से भी दिया गया है ना। तो मैं एक दो तीन फंडामेंटल ड्यूटीज आपको बता देता हूँ। जैसे हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट करना चाहिए, नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करना चाहिए, नेशनल एंथम का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है। जो हमारे इंडिया के अंदर जो हमारा एनवायरनमेंट है या हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसका हमें क्या करना चाहिए, उसका कंजर्वेशन करना चाहिए। वुमेन की डिग्निटी को हमें मेंटेन करके रखना चाहिए। क्लियर। और पेरेंट्स के लिए एक क्या कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटी है पेरेंट्स की, कि उन्हें अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए एजुकेशन के लिए। लेकिन ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, ये कोर्ट से बाउंड नहीं है। ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी हमें बता दी गई है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को निभाएं, उनको पूरा करें। ठीक है। कोर्ट का कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इसमें फंडामेंटल राइट। तो टोटल हमें 6 राइट्स दिए गए हैं इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। सभी लोग बराबर हैं, सभी लोग इक्वल हैं, मैन हो वुमेन हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रिलीजन के हो। राइट टू इक्वालिटी हो गया। ठीक है। फिर कुछ फ्रीडम दिए गए हैं हमें, 6 फ्रीडम दिए गए हैं कि हम स्पीच और एक्सप्रेस अपने आप को कर सकते हैं। हमें बोलने की आजादी है, और हम
कुछ भी जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने व्यूज रख सकते हैं, हम किसी भी तरह का एसोसिएशन बना सकते हैं, हम लोग जो है पीसफुली कहीं भी इकट्ठे हो सकते हैं, बस कंडीशन ये कि हमारे पास हथियार नहीं होने चाहिए। हम अपने इंडिया के अंदर जो है किसी भी रीजन में फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है, हम इंडिया के किसी पार्ट में रेजिडेंस अपना बना सकते हैं, और हम कोई भी प्रोफेशन, कोई भी ट्रेड या कोई भी ऑक्यूपेशन को अपना सकते हैं, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन दिया है हमें, ठीक है, इसमें जैसे ये कहा गया है कि फोर्स लेबर नहीं करवा सकते हम, किसी से बेगारी, किसी से मजदूरी नहीं करवा सकते। अगर मजदूरी करवा रहे हैं, सामने वाला मजदूरी करने के लिए तैयार है, तो उसका जितना भी पैसा बनता है वो हमें उसको देना पड़ेगा, है ना। फोर्स्ड लेबर नहीं करवा सकते, ठीक है। जो ह्यूमन बींग्स है उनका सेल परचेज नहीं कर सकते, भाई सेल परचेज ह्यूमन, वो भी ह्यूमन बींग का, तो एक तरह से ह्यूमन बींग का एक्सप्लॉयटेशन हो गया है ये। जो छोटे बच्चे हैं उनसे हैजार्डस जॉब्स या फैक्ट्रीज के अंदर काम नहीं करवा सकते। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम किसी भी तरह के रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, मान सकते हैं, और उससे रिलेटेड जो हमें टेम्पल, मॉस्क और ये सब चीजें हैं, है ना, या रीजनल इंस्टीट्यूट हैं, उनको हम बना सकते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, हमारे इंडिया के अंदर क्योंकि डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, डिफरेंट रिलीजन है, तो वो अपने कल्चर को बचाने के लिए जो है काम कर सकते हैं, और सभी को एजुकेशनल राइट्स मिले हुए हैं हमारे इंडिया के अंदर। और नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इसका मतलब यह है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का कहीं पे वायलेशन होता है, हनन होता है, तो हम उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए रेमेडी दी गई है, मतलब हम लीगल सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये टॉपिक भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ ये किस लिए है। फॉर सिक्योरिंग सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव थ्रू इट्स पॉलिसीज, हर एक स्टेट को ये पावर दी गई है कि वो अपने जो सिटीजन है पर्टिकुलर स्टेट के, उनका सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकती है, कोई भी प्रोग्राम बना सकती है। तो इसमें जैसे कुछ एग्जांपल्स में दे देता हूँ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, है ना, लेबर एंड यूथ, ओल्ड एज पेंशन, सोशल सिक्योरिटी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं जिससे लोगों का सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो होता है। तो इसको आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिंगल इंटीग्रेटेड स्टेट विथ सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, हमारे इंडिया के अंदर जो नागरिकता दी जाती है या सिटीजनशिप दी जाती है वो सिंगल होती है। जैसे हम एक पर्टिकुलर स्टेट में रहते हैं, जैसे हम लोग मान लीजिए यूपी में है ना, लेकिन हमें सिटीजनशिप जो मिलेगी वो इंडिया की मिलेगी, यूपी की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। वो जो डोमिसाइल वगैरह बनवाते हैं वो तो आपका रेजिडेंस प्रूफ होता है एक तरीके से, वो नागरिकता नहीं होती, ठीक है। तो सिंगल सिटीजनशिप है हमारे इंडिया के अंदर। फिर सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी, जो हमारा लीगल सिस्टम है, ठीक है, वो एक दूसरे से इंटीग्रेट है। जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आपकी बात नहीं बनी तो आप हाई कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट में बात नहीं बनी तो आपका सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा सबसे हायर पोजीशन है, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड, ये जुडिशरी आपस में एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी के अंदर जो भी फैसले वगैरह होते हैं वो इंडिपेंडेंटली होते हैं, उस पर गवर्नमेंट का किसी भी तरह का जो है प्रेशर नहीं होता है, ठीक है। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है इमरजेंसी का, जैसे हमारे देश के सामने कोई प्रॉब्लम आ जाए तो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम क्या कर सकती है, इमरजेंसी लगा सकती है। नेशनल इमरजेंसी होगी, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गई, ठीक है। और नेक्स्ट है इसमें स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, जो हमारे शेड्यूल कास्ट हैं, जो हमारे शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ठीक है, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, ठीक है, ताकि उनका भी अपलिफ्टमेंट हो सके, ठीक है, एजुकेशन मिल सके, इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग हो सके। तो ये जनरल, ये हमारे जो हैं सेलिएंट फीचर हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू।